सभी को नमस्कार। अगर आप लोग भी इंग्लिश में पढ़ते पढ़ते परेशान हो चुके हैं, आपको समझ नहीं आ रहे हैं नोट्स, क्या करें, कैसे पढ़ाई करें, तो हिंदी में आप लोगों के लिए सारे नोट्स कंटेंट जो है वो हम लोग अवेलेबल करा रहे हैं। आप लोग सॉल्यूशन एकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। कैसे जुड़ना है उसके लिए बुक्स और टेस्ट सीरीज़ का जो मैंने वीडियो बना रखा है, उसके अंदर हिंदी के अंदर भी जो नोट्स हैं वो भी हमारे पास अवेलेबल है, तो आप लोग वो भी हमारे से ले सकते हैं। उसके लिए आपको बुक्स एंड टेस्ट सीरीज़ वाला जो वीडियो है वो वाला देख करके और जो पेमेंट प्रोसेस है उससे गुजरना होगा, तो वो ले करके आप लोग हिंदी में भी हमारे से नोट्स ले सकते हैं। ये वाला जो टॉपिक है पर्यावरण प्रभाव आकलन, इसकी हम लोग बात करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये वाले जो है वो मैं बहुत ही शॉर्ट नोट्स जो हमारे बने हुए हैं उससे मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद में आप लोग इसके जो लॉन्ग नोट्स हैं वो भी हमारे से जो कंटेंट आप लेंगे हिंदी में उसके अंदर आपको इसके लॉन्ग नोट्स भी मिल जाएंगे, जो कि पूरी तरह से ब्रीफ आपको समझाया जाएगा कि उसके अंदर पर्यावरण प्रभाव आकलन का जो टॉपिक है वो पूरा उसके अंदर कवर हो जाएगा। इसके अलावा सारी यूनिट्स के हिंदी में भी नोट्स अवेलेबल हैं। हाँ, जो ऐसे नोट्स हैं जो कि एमएससी लेवल के हैं या बड़े हायर लेवल के हैं, एमटेक लेवल के हैं, वो नोट्स आपको इंग्लिश के अंदर ही रहेंगे। उसके अंदर कुछ एक टॉपिक ऐसे हैं जो कि हिंदी में बनाना मुझे नहीं लगता सही रहेगा, क्योंकि उसकी जो लैंग्वेज है वो भी इतनी हार्ड होगी कि हिंदी में भी समझ में नहीं आएगी। इसीलिए बेटर है कि वो टॉपिक आपको इंग्लिश में ही कवर करें। अभी हम लोग बात करते हैं एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की। एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो है वो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा बनाया गया था। इसके अनुसार संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा EIA को निर्णय लेने से पूर्व कोई भी परियोजना, कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करना है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम स्टार्ट करना है, कोई फैक्ट्री लगानी है, कोई डैम बनाना है, कोई भी ऐसा बड़ा काम प्रोजेक्ट करना है जिसके अंदर की पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक प्रभावों की पहचान करने के लिए इस टूल को उपयोग किया जाता है कि उस परियोजना को बनाने में कोई पर्यावरणीय हानि तो नहीं है, कोई सामाजिक हानि तो नहीं है कि आपने कोई बांध बना दिया, वो टूट गया, आसपास के एरिया या बांध के अंदर जो पानी भरेगा उसकी वजह से आसपास के खेत या कोई जनजाति रहती है आसपास तो वो डूब जाएगी। इस तरह के कोई प्रभाव है, कोई आर्थिक प्रभाव है, जन धन की हानि हो सकती है, उसको पहचान करने के लिए EIA टूल का इस्तेमाल किया जाता है। इसका बेसिकली लक्ष्य भी यही है जो अभी हमने बात करी कि पर्यावरणीय प्रभावों की पहले से ही भविष्यवाणी कर देना कि इसकी जो डिज़ाइन है प्रोग्राम की या नियोजन है किस तरह से काम होगा, तो प्रारंभिक चरण में ही, क्योंकि प्रारंभिक चरण में ही परिवर्तन करना संभव हो पाता है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि EIA जो है वो एक अच्छा टूल साबित होता है कि प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए। इसमें जो साधन, इसमें क्या क्या होता है कि साधन खोजना, सोर्स खोजना कि किस तरह से उसको कम किया जा सकता है, परियोजना को स्थानीय पर्यावरण के अनुरूप आकार देना कि जो स्थानीय लोग हैं, उन स्थानीय जनजाति है, स्थानीय निवास है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग किस तरह से चेंजेस करें, और निर्माताओं को जो बनाने वाले हैं उनको पहले से विकल्प प्रस्तुत कर दिए जाए। तो ये जो चीज़ है। अच्छा, दूसरी बात, जो आप वीडियोस वगैरह देखते हैं आप लोग प्लेलिस्ट भी विज़िट कर सकते हैं। हमने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप प्लेलिस्ट पे जा कर के सारे के सारे कंटेंट के वीडियोस देख सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको पता नहीं है कि किस तरह से वीडियोस ढूंढे, कोई एक ही वीडियो देख करके हमारे से जुड़ता है, उनके लिए भी बता दें कि आप हमारी प्लेलिस्ट विज़िट करो, वहाँ पर इस कोर्स से रिलेटेड सारी की सारी जानकारी, सारी वीडियोज़ आपको वहाँ पर मिल जाया करेगी। अब देखें पर्यावरण प्रभाव आकलन का महत्व क्या है। पर्यावरण प्रभाव आकलन का जो महत्व है वो है विकास संबंधी परियोजनाओं के प्रतिकूल प्रभाव को समाप्त करना, या तो समाप्त कर दें या फिर उसको कम कर दें, जिससे कि एक वैल्यू फॉर मनी प्रभावी साधन प्रदान किया जा सके। यह निर्णय निर्माताओं को विकासात्मक परियोजना के लागू होने से पहले ही पर्यावरण के विकासात्मक गतिविधियों के प्रभाव का विश्लेषण करने में सक्षम बनाता है, जो हम लोग पहले बात कर चुके हैं। विकास परियोजना में शमन रणनीति के अनुकूलन को प्रोत्साहित किया। शमन मतलब हो गया कि आप जो इम्पैक्ट जो बाद में होगा उसको पहले से दबा दो, पहले से ही आपके प्रोजेक्ट में ऐसे चेंज करो जिसकी वजह से कोई भी एनवायरमेंटल हानि हमको नहीं हो। यह सुनिश्चित करना कि संबंधित विकास योजनाएं पर्यावरण की दृष्टि से दृढ़ है, पारिस्थितिकी तंत्र को आत्मसात और पुनर्जनन की क्षमता की सीमा के भीतर हो, कि भाई
अगर मान लो कोई एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होता भी है, जैसे मान लो कोई आप एक पावर प्लांट बनाने की सोच रहे हैं, तो पावर प्लांट जो बनेगा उसके अंदर बहुत सारे पेड़ कटेंगे, या फिर कोई रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो तो उसकी वजह से बहुत सारे पेड़ कटेंगे, तो वो ऐसा कुछ चेंज किया जाए, जैसे आपने देखा होगा कि रोड के बीच में खाली जगह होती है तो उसके अंदर वापस से पेड़ उगाए जा सकते हैं। तो ये चीज़ बोल रहा है पुनर्जनन की क्षमता के सीमा के भीतर हो कि वापस से वहाँ पारिस्थितिकी तंत्र को डेवलप होने के लिए मौका मिले, ये वाली बात है। अब बात करते हैं भारत में पर्यावरण प्रभाव आकलन। भारत में पर्यावरण प्रभाव आकलन जो है वो बहुत बाद में शुरू हुआ था, है ना। बहुत बाद में शुरू होने का कारण क्या था कि हमारे यहाँ पर ऐसी चीज़ की योजनाओं के की क्रियान्वयन की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, पर कब पड़ी वो हम लोग देखते हैं। इसका इतिहास क्या है। भारत में पर्यावरण प्रभाव आकलन की आवश्यकता सबसे पहले 1976 और 77 में महसूस की गई। इसमें योजना आयोग को नदी घाटी परियोजना के लिए एक पर्यावरणीय ढांचा तैयार करने के लिए कहा गया। तब उन्होंने देखा कि अगर नदी घाटी परियोजनाएं हैं तो नदी घाटी परियोजनाओं को बनाने के लिए बहुत सारे एनवायरमेंटल लॉसेस हैं, तो उसके लिए क्या करा जाए। तो जब भी कभी हम लोग ऐसी कंडीशन में फंसते हैं तो पूरी दुनिया में इस तरह की चीज़ के लिए क्या काम किया गया उसको हम लोग सबसे पहले देखते हैं। तो उसमें EIA जो है, जो हमारा यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम का पार्ट है, तो वहाँ उसको हमने अडॉप्ट किया। अडॉप्ट करके और 1994 के अंदर पर्यावरण प्रभाव आकलन को पहली बार अधिसूचना इसकी जारी की गई। किसके द्वारा की गई? पर्यावरण और वन मंत्रालय के द्वारा रखी गई। पर्यावरण और वन मंत्रालय जो है उन्होंने अधिसूचना जारी की गई। इस अधिसूचना के माध्यम से किसी भी निर्माण गतिविधि के विस्तार और आधुनिकीकरण या अधिसूचना की अनुसूची 1 से सूचीबद्ध नई परियोजनाओं, अब ये भी है अनुसूची 1 में कौन कौन सी नई परियोजना है उसकी भी बात आएगी। तो इस 1994 वाली के अंदर जो अनुसूची 1 थी उसके अंदर परियोजनाओं की लिस्ट थी, तो उसमें पर्यावरण मंजूरी को अनिवार्य बना दिया कि इस अनुसूची 1 के अंदर जो है उसके लिए पर्यावरण मंजूरी की आवश्यकता होगी। तो ये उस समय पहला फिक्स कर दिया गया 1994 के अधिनियम के अकॉर्डिंग। अब इसके लिए कानून, तो भारत में पर्यावरण प्रभाव आकलन से संबंधित प्रक्रिया को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अकॉर्डिंग बनाया गया। अब मेरा एक प्रश्न है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर किया करो, मुझे पता रहेगा कि आप में से कितने जने जो हैं वो पूरी तरह से पैशनेटली पढ़ रहे हैं। आपके लिए क्वेश्चन है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के कौन सी धारा के अकॉर्डिंग, मतलब कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग हम जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो निर्देश देने की शक्ति रखती है ना। ये आपको क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना। अब देखो 1994 का जो नियम था उसको 2006 के अंदर संशोधित किया गया। 2006 में जो संशोधन था उसमें क्या क्या किया इन्होंने, तो उसकी बात करेंगे। देखें, सबसे पहले इन्होंने इसका विकेंद्रीकरण कर दिया। वो जो लिस्ट थी सेक्शन 1 के अंदर उसका विकेंद्रीकरण कर दिया और जितनी भी योजनाएं हैं उनको 2 श्रेणियों में बांट दिया। 2 श्रेणियां कौन सी? श्रेणी ए और श्रेणी बी। श्रेणी बी के अंदर B1 B2 2 और टाइप्स हैं, आगे आएगा। श्रेणी 1 के अंदर राष्ट्रीय स्तरीय मूल्यांकन होता है और जो श्रेणी बी है उसमें राज्य स्तरीय मूल्यांकन होता है। ये इंपॉर्टेंट है, आपके लिए एग्जाम में पूछा जाएगा राष्ट्रीय स्तरीय और राज्य स्तरीय कौन सी श्रेणी के लिए होता है। तो जो राष्ट्रीय स्तरीय होता है उसके अंदर विकासात्मक परियोजनाओं का मूल्यांकन प्रभाव आकलन एजेंसी, इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी और विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा। ठीक है, स्पेशलिस्ट एनालिसिस कमेटी द्वारा किया जाएगा। अब देखो जो श्रेणी बी है उसके अंदर क्या होता है, इस श्रेणी में विकासात्मक परियोजनाओं को राज्य स्तर की पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण करेगा, SEIA, है ना, ये याद रखना है अपने को। ठीक है, शॉर्ट। और राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, सेम ही चीज़ है, विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति और प्रभाव आकलन समिति, बस आगे राज्य स्तरीय लग गया। ये SEAC है ना, SEAC, ये दोनों से ही मंजूरी प्राप्त करनी पड़ेगी। सिंपल सी चीज़ है। अब देखो इसके अंदर पहले देखो EIA के अंदर बहुत सारे स्टेप्स हैं, पर उसके अंदर से जो हमारा 2006 में संशोधन था उसमें सारे स्टेप्स को हटा के केवल जो हमारी चरण है वो 4 रख दिए, स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, जन सुनवाई और मूल्यांकन। ये 4 चरणों के अंदर पर्यावरण प्रभाव आकलन होता है। अब हम लोग देखते हैं किस किस तरह से होता है। इसमें सबसे पहला है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग किस लिए की जाती है? स्क्रीनिंग जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके लिए देखा जाता है कि क्या इसके लिए पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता है भी या नहीं है।
तो परियोजना के लिए इस तरह से जो हम देखेंगे वो हम लोग देखेंगे कि हम वो पहले ए में आ रही है या बी में आ रही है, कौन सी कैटेगरी में आ रही है, बी में भी B1 में आ रही है या B2 में आ रही है। तो इस तरह से हम लोग उसको छांट करके देखते हैं कि उसके लिए स्क्रीनिंग की ज़रूरत है या नहीं है। तो इसके लिए स्क्रीनिंग मानदंड निर्धारित है, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि उस प्रोजेक्ट के लिए ये चीज़ चाहिए या नहीं चाहिए, EIA की ज़रूरत है या नहीं है। फिर आता है स्कोपिंग। अगर उसके लिए स्क्रीनिंग हो गई, उसके बाद में स्कोपिंग आएगी। स्कोपिंग के लिए सलाहकार की ज़रूरत पड़ेगी। जो सलाहकार है वो परियोजना प्रस्तावक को, जो परियोजना ला रहा है, उससे परामर्श के साथ में, और या फिर अगर और एजेंसी की कोई आकलन है ना, इफेक्ट की एजेंसी जो है, आकलन की एजेंसी जो है, उसकी अगर मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़ेगी तो भी वो लिया जा सकता है। अब इसमें क्या होता है कि जो इसमें जो निर्देश होंगे ना, वो क्षेत्रवार दिशा निर्देश होंगे कि जो एरिया है उसके अंदर जो पर्यावरण और वन्य मंत्रालय है उसके दिशा निर्देश के अकॉर्डिंग काम होगा। अब वो जो दिशा निर्देश है उसमें क्या देखा जाएगा, उसमें जो क्वांटिटेटिव इफेक्ट है, क्वांटिटेटिव इफेक्ट मतलब कि जो बड़ा काम होगा उसके जो बड़े बड़े इम्पैक्ट क्या होंगे, है ना, वहाँ के फ्लोरा और फौना पर क्या इफेक्ट होगा, वहाँ की जो जनजाति लोग रह रहे हैं वहाँ पर क्या इफेक्ट होगा, वहाँ की ज़मीन पर क्या इफेक्ट होगा, वहाँ की एयर पे, वाटर पे, नॉइज़ पे क्या इफेक्ट होगा, तो उसकी क्या आवृत्ति रहेगी, वो कितने समय तक इफेक्ट रहेगा, है ना, उसकी क्या व्यापकता रहेगी, उसका क्या परिमाण रहेगा, उनकी सब बात होती है। तो इसमें मात्रात्मक और गैर मात्रात्मक दोनों मूल्यों को देखा जाता है कि कोई एरिया के अंदर जैसे कोई बड़ा पहाड़ है वो तो नहीं काट दिया जाएगा, उसकी वजह से उस एरिया की सौंदर्यता कम होगी, कोई जंगल तो नहीं कट जाएंगे, है ना। तो इन चीज़ों को पहले देखा जाता है। मेनली इसमें सामाजिक और आर्थिक मानदंडों को निर्धारित किया जाता है। उसके बाद में क्या होता है कि इन क्षेत्रों की पहचान होने के बाद में जहाँ परियोजना महत्वपूर्ण प्रभाव डाल रही है, जिस क्षेत्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगी उसकी आधारभूत स्थिति की निगरानी की जाएगी कि वो अभी एक्चुअल में वो कैसी है, और जब प्रस्ताव बनेगा तो उससे क्या इम्पैक्ट आएगा उस एरिया पे। प्रस्तावित योजना के निर्माण संचालन के कारण इनमें होने वाली संभावित बदलावों की पहले से ही क्या की जाती है, भविष्यवाणी। तो स्कोपिंग में क्या की जाती है, भविष्यवाणी की जाती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। उसके बाद में जब ये चीज़ हो गई कि भाई ये इफेक्ट पड़ेंगे, तो फिर हमारी जन सुनवाई होती है। जन सुनवाई में क्या किया जाता है, इसमें कानून की आवश्यकता है ना, मतलब कानून की आवश्यकता के अकॉर्डिंग जन सुनवाई होती है। अब कानून कौन सा है, वो 1986 के अकॉर्डिंग जो हमारा बना है उसकी बात हो रही है। अब 2006 के अंदर जो ये रिपोर्ट है ये बोलती है कि अच्छा अभी 2006 की है, 2020 में ये चीज़ बदल चुकी है। कारण बताऊँ आपको पता है जो हमारा गुजरात के अंदर वो एक स्टैचू बना था, है ना, वल्लभ भाई पटेल का, उसका, और एक गुजरात के अंदर एक डैम बना है। तो अभी उसको ज़्यादा मैं डिटेल में यहाँ बात नहीं कर पाऊँगा, पर वो जो बना था उसके अंदर बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था। तो 2020 के अंदर इस विरोध की वजह से इस EIA प्रक्रिया के अंदर थोड़ा सा लचीलापन ला गया। उसके भी हम लोग लास्ट में बात करेंगे, तो वो लचीलापन सही है या गलत है वो चीज़ की बात करेंगे। मेन तो अभी बात करते हैं 2006 के अंदर जो जन सुनवाई है उसके अंदर क्या क्या काम करे जाते हैं कि भाई लोगों को बुला करके बात की जाएगी ना, तो बात क्या क्या हो सकती है। तो EIA रिपोर्ट को पूरा होने के बाद प्रस्तावित विकास पर जनता को सूचित किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो राज्य सरकार है वो एक सूचना जारी करती है, और सूचना जारी करने के बाद में परामर्श के लिए लोगों को बुलाया जाता है। तो प्रस्तावित परियोजना से प्रभावित होने की संभावना वाला कोई भी व्यक्ति EIA के कार्यकारी सारांश तक पहुंचने के लिए हकदार होता है। कोई भी व्यक्ति जो है वो ये बताएगा कि EIA का फाइनल इम्पैक्ट क्या होगा। EIA रिपोर्ट को देखने के लिए, उसके एक एक पॉइंट को डिस्कस करने के लिए वो हकदार होता है, उस एरिया का रहने वाला आदमी। तो प्रभावित व्यक्तियों में कौन कौन शामिल हो सकता है, पहला राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि होगा, जिला कलेक्टर भी हो सकता है, या जो नियंत्रण बोर्ड जिसको नामांकित करेगा वो व्यक्ति होगा, पहला तो। दूसरा, इस विषय से निपटने वाले राज्य सरकार का प्रतिनिधि होगा, दूसरा, है ना। एक तो हो गया राज्य प्रदूषण बोर्ड का प्रतिनिधि, दूसरा हो गया राज्य सरकार का प्रतिनिधि। तीसरा कौन होगा, पर्यावरण से संबंधित राज्य सरकार के विभाग का प्रतिनिधि, है ना, एनवायरमेंट जो डिपार्टमेंट है उसका भी प्रतिनिधि होगा। राज्य सरकार के विभाग के प्रतिनिधि होंगे। दूसरा, पर्यावरण से निपटने वाले जो लोग हैं वो भी होंगे। उसके बाद स्थानीय निकाय के, नगर पालिकाओं और पंचायतों के 3 से अधिक प्रतिनिधि नहीं होंगे, 3 प्रतिनिधि तक उनके भी होंगे। और कौन होंगे, जिला कलेक्टर उस क्षेत्र के किन्हीं भी 3 लोगों को बुलाएगा, वरिष्ठ नागरिक जो बड़े होंगे उनको बुलाएगा और उनको उस टीम में शामिल करेगा। तो उसके बाद में लास्ट में आ जाएगा मूल्यांकन। मूल्यांकन समिति करती है, 4th पॉइंट वो हो गया।
तो अब हम लोग देखते हैं कि जो हम लोगों ने श्रेणियों की बात करी थी कि ये श्रेणियों के अंदर जो बांटा गया है परियोजनाओं को वो क्या क्या है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है, आपको बोलेगा पावर प्लांट कौन सी श्रेणी में आता है ना, ऐसा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनेगा। अब देखो श्रेणी ए, इसके अंदर क्या है, अनिवार्य पर्यावरण मंजूरी की आवश्यकता होती है ना, इन्हें स्क्रीनिंग प्रक्रिया से नहीं गुजरना, इसमें स्क्रीनिंग की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि ये जो परियोजना है उसके अंदर तो जरूरी ही है ना, आपको पर्यावरण मंजूरी लेनी ही पड़ेगी। तो कौन कौन सी, एक तो खनन, माइनिंग, थर्मल पावर प्लांट लगाना है तो भी EIA चाहिए, कोई नदी घाटी परियोजना है तो भी EIA चाहिए, कोई बुनियादी अवसंरचना जैसे सड़क निर्माण, राजमार्ग निर्माण, बंदरगाह निर्माण, हवाई अड्डा बनाना जैसी परियोजनाएं जो है वो बहुत ही छोटे इलेक्ट्रोप्लेटिंग या फाउंड्री इकाइयाँ, जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूनिट्स होती है, फाउंड्री इकाइयाँ होती है, फाउंड्री यूनिट्स होती है, जो कि कोई छोटे छोटे उद्योग धंधे वगैरह बना रही है, तो उनके लिए भी पर्यावरण मंजूरी की आवश्यकता है ही है। अब जो श्रेणी बी आती है उसमें स्क्रीनिंग प्रक्रिया होती है, उसमें स्क्रीनिंग करके देखा जाता है कि सच में इसमें EIA की ज़रूरत है या नहीं है। अगर EIA की ज़रूरत है तो B1 श्रेणी के अंदर आ जाएगा, और अगर EIA की ज़रूरत नहीं है तो B2 श्रेणी के अंदर उसको वर्गीकृत आ जाएगा। B1 और B2 की आगे डिटेल हमको मिलेगी। अब जो मैं बात कर रहा था कि 2006 के बाद 2020 के अंदर जो मसौदा है उसमें चेंज किया गया। अब ये क्या क्या है वो देखते हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मतलब MOFCC ने पर्यावरण अधिनियम 1986 के तहत मौजूदा पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2006 को प्रस्तापित कर दिया, मतलब प्रतिस्थापित कर दिया, मतलब हटा दिया। इसने रिप्लेस करके 2020 का मसौदा आ गया अब नया, करने के उद्देश्य से EIA अधिसूचना 2020 का मसौदा प्रस्तावित किया। इसमें क्या क्या हुआ, पहला, जन सुनवाई के लिए आवंटित समय में कटौती कर दी गई। जो जन सुनवाई 30 दिन की पहले होती थी उसको कम करके 20 दिन के लिए कर दिया। दूसरा, MOFCC ने इंटरनेट और मोबाइल टेलीफोन जैसे संचार माध्यमों के विकास को देखते हुए समय के अनुरूप होने का दावा किया। इन्होंने ये बोला कि जो 30 दिन का टाइम घटा करके 20 दिन कर दिया है ना, तो ये इसलिए समय के अनुरूप है, क्योंकि आजकल जो मोबाइल टेलीफोन वगैरह खूब चल गए तो ये लोगों तक पहुंचने का फटाफट तरीका है, तो कम समय में भी लोगों तक पहुंचा जा सकता है, इसीलिए समय को कम कर दिया। परियोजना में क्या छूट गई, इसके अलावा कई परियोजनाओं को B1 और B2 श्रेणी में वर्गीकृत करके इन्हें सार्वजनिक जांच की छूट प्रदान की। अब कौन कौन सी श्रेणियों के अंदर इनको बांट, तो मैं जैसे बात कर रहा था कि B2 श्रेणियां वो होती है जिनमें पर्यावरण की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है। तो कौन कौन सी जो योजनाएं हैं जिसमें पर्यावरण मंजूरी की आवश्यकता नहीं है, जैसे अपतटीय और तटवर्ती तेल, गैस और शेल अन्वेषण, इनके लिए नहीं होती है। 25 मेगावाट का जल विद्युत परियोजना, उसके लिए भी नहीं होगी। 2000 से 10,000 हेक्टेयर का कमांड क्षेत्र के बीच सिंचाई परियोजना है, इनके लिए भी नहीं होगी। छोटे और मध्यम श्रेणी के जो सीमेंट संयंत्र लगते हैं उनके लिए भी नहीं होगी। फॉस्फोरिक और या अमोनिया या सल्फ्यूरिक एसिड के अलावा कोई भी अन्य एसिड होगा, इनके लिए तो होगी भाई। फॉस्फोरिक एसिड, अमोनिया या सल्फ्यूरिक एसिड, इनके उत्पादन के लिए तो पर्यावरण की मंजूरी जरूरी है, पर इनके अलावा अगर कोई और एसिड है तो उसके उत्पादन के लिए ज़रूरी नहीं है। डाई और डाई इंटरमीडिएट, बल्क ड्रग्स, सिंथेटिक रबड़, मध्यम आकार की पेंट इकाइयाँ, इनके लिए भी ज़रूरी नहीं है। सभी अंतर्देशीय जलमार्ग, अंतर्देशीय मतलब है ना, अंतर्देशीय मतलब हो गया देश के अंदर, 25 से 100 किलोमीटर के बीच में जो राजमार्गों का विस्तार है या चौड़ीकरण संबंधी है, मतलब क्या हुआ कि जो NH है, नेशनल हाईवेज, उनका जो हमारी रोडें हैं उनको चौड़ा करने के लिए भी अगर कोई परियोजना है तो उसके लिए भी ये इन्वायरमेंट की मंजूरी लेने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि कितनी तेज़ी से हमारे देश के अंदर सड़कों का निर्माण आसानी से हो पा रहा है। इसमें वे सड़कें भी शामिल है जो जंगलों या प्रमुख नदियों से गुजरती है, वहाँ पर भी एनवायरनमेंट की मंजूरी लेने की ज़रूरत नहीं है। पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील कोई क्षेत्र है तो वहाँ हाईवे, रोपवे बनाने के लिए भी ज़रूरी नहीं है। निर्दिष्ट भवन निर्माण से संबंधित या कोई क्षेत्र विकास की परियोजना है जिसमें 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर
1,50,000 1,50,000 वर्ग किलोमीटर तक का निर्माण जो करा जा सकता है उसके लिए भी पर्यावरण की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। मंजूरी के बाद में क्या करना है? मंजूरी के बाद में कुछ उस जो परियोजनाकार है उसको कुछ नियम बताए जाएंगे, उनकी पालना इनको करनी पड़ेगी। जो वार्षिक रिपोर्ट है इसके लिए भी 2006 की अधिसूचना के अनुसार जो अनुपालन रिपोर्ट है वो हर 6 महीने में प्रस्तुत की जाती थी, पर अब इसको क्या कर दिया गया है, वार्षिक तौर पर प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है कि आप एनुअली उसको कर दो। पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि अनुपालन रिपोर्ट के लिए लंबी अवधि की अनुमति देना, हाँ ये जो चीज़ है ये इन्होंने गलत करी है, ऐसा पर्यावरण विशेषज्ञ मानते हैं। पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि अगर लंबी अवधि तक अनुमति दे दी तो उसका विनाशकारी परिणाम सामने आ सकता है। क्यों? क्योंकि जिन लोगों को लंबी अवधि की अनुमति दी जाएगी वो हो सकता है कि उसके लिए क्या हो जाए, बिल्कुल लापरवाह हो जाए। इसी वजह से ये जो है थोड़ी सी नुकसानदायक हो सकती है। रिपोर्ट का निर्माण, अनुपालन रिपोर्ट पूरी तरह से परियोजना प्रस्तावक द्वारा ही तैयार किया जाएगा। तो पूरी तरह से जो परियोजना प्रस्तावक रिपोर्ट बनाएगा तो अब इनके हाथ में तो कुछ रहा ही नहीं। जो प्रस्तावक है वो अपनी रिपोर्ट में किसी भी तरह का चेंज कर सकता है, इसीलिए गलत जानकारी का कारण भी बन सकता है। एक ये इसके अंदर और कमी थी 2020 वाले मसौदे के अंदर। अगली बात देखें, गैर अनुपालन के लिए कोई सार्वजनिक रिपोर्टिंग नहीं है। कि गैर अनुपालन मतलब अगर मान लो उसने EIA की जो रिपोर्ट है उसके नियमों को नहीं माना तो कोई सार्वजनिक रिपोर्टिंग का कोई प्रावधान नहीं है। इसके लिए कौन रिपोर्टिंग कर सकता है? तो जैसे पहली बात तो मैंने बोला सार्वजनिक रिपोर्टिंग का कोई प्रावधान नहीं है, मतलब जनता द्वारा या गैर अनुपालन की रिपोर्टिंग अगर की जाती है कि ये अनुपालना नहीं कर रहा है तो उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। इसके बजाय जो सरकार जो उल्लंघनकर्ता प्रमोटर है ना, या फिर कोई सरकारी प्राधिकरण है, कोई मूल्यांकन समिति है, कोई नियामक प्राधिकरण है, वो अगर रिपोर्ट का संज्ञान लेगी तो ही जो कार्रवाई की जाएगी। कार्योत्तर मंजूरी, कार्योत्तर मंजूरी मतलब कार्य होने के बाद में मंजूरी के लिए बोला है कि काम हो जाए उसके बाद में मंजूरी ले लो। तो ये भी इस मसौदे का एक नेगेटिव पॉइंट है। अब न्यायपालिका ने अप्रैल 2020 में एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल नामक रोहित प्रजापति बनाम रोहित प्रजापति की जो एक फाइल है, जो केस है, उसके अंदर बताया है कि जो कार्योत्तर मंजूरी है इसकी जो धारणा है ये स्वीकार नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि बाद में अगर मंजूरी लेगा तो उसको वो तो भाई परियोजना में बहुत सारे पर्यावरणीय नुकसान भी कर सकता है। तो ये चीज़ भी गलत इस 2020 के परफॉर्मे के अंदर देखी गई। फर्मों के लिए जुर्माना, हाँ इसके अंदर जुर्माने का जो प्रावधान है वो ज़रूर है कि अगर मान लो किसी ने पर्यावरणीय मंजूरी जो रूल्स है उसको नहीं माना तो उसको जो है क्या करना पड़ेगा, जुर्माना देना पड़ेगा। तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो वैसे भी इतने ज़्यादा पैसे होते हैं जो परियोजना बना रहा है उसके पास में कि जुर्माना उसके कहाँ अड़ रहा है, वो जुर्माना दे करके फ्री हो जाएगा। तो ये संबंधित मुद्दे हैं और नीचे भी यही सारी चीज़ें हैं जो संबंधित मुद्दों के अंदर नियमों का उल्लंघन की संभावना बढ़ जाएगी ये चीज़ें होने की वजह से। तो ये सारी चीज़ें हैं। और दूसरी बात क्या है कि जो स्टॉकहोम अधिवेशन था उसमें भारत ने बहुत प्रमुखता से हिस्सा लिया था। इस तरह से रियो शिखर सम्मेलन में 1992 के अंदर उसमें भी भारत ने काफ़ी प्रमुखता से हिस्सा लिया था। संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के अंदर भी पेरिस जलवायु समझौते में भारत ने बहुत अच्छा इसके अंदर रोल प्ले किया था और सब लोगों को कन्विंस किया था कि इंडिया जो है वो एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी काम करेगा। इससे क्या हो रहा है कि भारत की जो छवि है वो में असंगति आ रही है 2020 के मसौदे की वजह से। इसी वजह से भारत को काफ़ी ज़्यादा नीचा देखना पड़ रहा है वैश्विक स्तर पे। अब आगे की क्या राह रहेगी? आगे की ये राह रहेगी कि जो मंत्रालय को सार्वजनिक परामर्श के लिए समय को कम करने के बजाय सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने के साथ साथ जन सुनवाई के बारे में जागरूकता और बढ़ानी चाहिए और संपूर्ण EIA प्रक्रिया पर इसके प्रभाव के बारे में ध्यान देना चाहिए। दूसरा, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के सुधार के लिए सरकार को पर्यावरणीय मंजूरी देने में औसतन 238 दिन में की देरी को कम करना चाहिए। कि भाई जो पर्यावरण मंजूरी देने में 238 दिन लगाते हैं उसको मतलब और क्या कम करना चाहिए। और इसमें क्या होता है, कम अगर नहीं होगी ना तो होता क्या है कि जो नौकरशाही है, जो हमारे नेता वगैरह हैं या कोई कानून के या कोई यूँ बोल लो कि भाई कोई ऑफिसर्स वगैरह हैं, वो जो है इसके अंदर रुकावट पैदा कर सकते हैं। वो आराम से हो सकता है कहीं बेईमान लोग आ जाए तो उसके वजह से प्रॉब्लम्स आ सकती है। ठीक है ना, तो ये बात हुई।
तो समझ में आ गया होगा। होप सो आपको ये वाला वीडियो भी अच्छा लगा होगा। EIA की जो शॉर्ट ये वीडियो मैंने बनाया काफ़ी कॉम्पैक्ट था। अब EIA की कुछ और बातें हैं। एक हमारा ESP है, उसके अलावा हमारा क्या बोलते हैं रैपिड और कॉम्प्रहेंसिव EIA क्या होता है, उनका डिफरेंस क्या है, उसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। तो ये वाला वीडियो यहीं तक रखते हैं और वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।